अच्छा, ये बेंच भी यहाँ सरक गई। सारी सरका लो ना, यहाँ पे पूरा रास्ता खाली हो जाएगा। अरे रिया बेटा सुन ले उसकी। सुन लिया, करा ली बेइज्जती, आ गया स्वाद। अरे छोड़ बेटे, अब तो कट गया तेरा। सही लपेट लिया उसने तेरे को। ये कहां से आ गई? अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास है क्या। मतलब छोरे की बेइज्जती कर दी आपने। बेटा क्या हो गया, क्या करना चाह रहा है? कहाँ है यार? यहां पढ़ा था कल हम लोगों ने, कल एप्रोप्रिएटनेस पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, आप बताएं क्या डाउट है इसमें? हाँ, फिर ढूंढ लाए? नहीं तो बैठे रहो फिर। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, सोर्स। वेरी गुड, बिंगो। ये कह रहे हैं कि अगर किस, हाँ, और एक में इंटरनल कंट्रोल वीक है तो एंटिटी के जो इंटरनल एविडेंसेस हैं वो रिलायबल होंगे, एक केस में रिलायबल नहीं होंगे। सिचुएशन अलग अलग है, एविडेंस सेम है, ठीक है ना। बस चलो, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देखो। सम ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग। अरे यार ये क्या बात हुई? लेकिन बेटा एक बीमार पड़वाओगे तो मैं मेरे, अगर मुझे कुछ हो गया ना और मेरा एक दिन, हाँ भाई साहब, मेरा अगर 1 रुपए का नुकसान हो गया ना तो ध्यान रखना तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आ रहा है क्या? अरे अरे एक काम बता रहा हूं, वो नीचे स्टाफ रूम में सामने सोफा रखा है, उसमें जैकेट रखे लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। Some audit evidence is obtained by performing audit procedures to test the accounting records through the analysis and review, or by re-performing procedures followed by financial reporting process and reconciling related types and application of the sum information. Through the performance of such audit procedure, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent with agreed to the financial statements. More assurance is ordinarily obtained from the consistent audit evidences obtained from different sources of a different nature than from items of the audit evidence considered individually. अब देखिए, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमारे पास क्या क्या है। हम लोगों को अलग अलग तरह के सोर्सेस पढ़ने हैं। अभी जो हम लोग पैरा पढ़ रहे हैं उस पैरा से आपको कुछ ज्यादा वेटेज नहीं मिलने वाला है सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस का आगे जाके एक बड़ा सा टॉपिक आएगा, ये वाले 5 दिख रहे हैं, ये 7 टॉपिक्स।
यहां जाकर हम लोग पढ़ेंगे सोर्स के बारे में और डिटेल के अंदर। अभी आप सुने सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है दैट सम ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। लाइक कुछ एविडेंसेस हम लोग कैसे लेते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करा, उन्हें चेक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करते हैं कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमने ये मान लिया कि वो ऑडिट एविडेंस प्रॉपर है, वरना नहीं माना प्रॉपर नहीं है। कुछ भी मत करना, एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा। लाइन यहां तक का बिल्कुल छोड़ दो, जहां तक मैं बोलूं पढ़ते जाओ छोड़ते जाओ। मोर अश्योरेंस, यहां से ध्यान से सुनना है, मोर अश्योरेंस इज ऑर्डिनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसको हम ना ऐसे लिखते हैं नोट। ये ऑडिट एविडेंस के बारे में एक छोटा सा, ऊपर का काट दो सारा, कुछ भी काम का नहीं है, क्रॉस लगा दो। नोट एक छोटा सा क्या बोल रहा है, जब किसी आइटम के लिए एक से ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है, यदि किसी आइटम के लिए एक से ज्यादा ऑडिट एविडेंस अगर आपको मिला, सो इन दैट केस दैट एविडेंस इज कंसीडर्ड मोर एप्रोप्रिएट और मटेरियल as compared to when you got single audit evidence for an item. For example, for verifying the credit sales, we do have the credit sales bills, right, as well as debtors ledger, as well as payments received from the debtors. ये सारे options है आपके पास में. So you have multiple evidences, but for the cash sales, we don't have multiple evidences. You have single evidence sales bill. So जिस item को आपने multiple evidences से check करा, या जिसके लिए आपके पास में मल्टीपल एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस ज्यादा एप्रोप्रिएट माने जाते हैं एज कंपेयर टू दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव सिंगल एविडेंस, राइट। एक चीज जिसे हम लोग कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस भी बोलते हैं, राइट। सो व्हेन यू हैव द कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस, देन यू विल रिलाई ऑन दोज एविडेंसेस मोर। एक एग्जांपल है इस नोट का, कॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन obtained from the source independent of the entity may increase the assurance the auditor obtains from the audit evidence that is generated internally, such as evidence existing within the accounting record। गधे साले बेवकूफी, एग्जाम्पल है कोई, ये तो आपने जो ऊपर लिखा उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया। एग्जाम्पल वो था जो हमने आपको दिया कि जब आप कॉर्पोरेटिव एविडेंस लेते, जैसे क्रेडिट सेल्स का बोला ना हमने कि दैट यू कलेक्टेड एविडेंसेस फ्रॉम द entities sales record as well as from the debtors ledger as well as from the payments received from the customer। अभी बैंक स्टेटमेंट हम नहीं जनरेट करते, बैंक स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड बाय द थर्ड पार्टी विच इज बैंक, सो यू कैन नॉट मैनिपुलेट इन द बैंक स्टेटमेंट। कैन यू मैनिपुलेट? नहीं ना। तो ये जो एविडेंस मिला ये रिलायबल होगा या नहीं होगा? होगा। एप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा। ये एविडेंस हमारे लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट इंस्टेड ऑफ दैट आइटम फॉर विच यू हैव सिंगल एविडेंस, राइट। Information from the sources independent to the entity of that the auditor may use as audit evidence may include confirmation from the third parties, analyst report, कभी जिंदगी में भी यूज मत करना, comparable data of other competitors। ये दो चीजें, ये कह रहे हैं एक्सटर्नल एविडेंसेस क्या हो सकता है। एक्सटर्नल एविडेंसेस होते हैं जैसे आपने डेटर से कंफर्मेशन करा, बैंक स्टेटमेंट आपने लिया, राइट, और जो एंटिटी के अदर कंपनीज है, एंटिटी के अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके डेटा से आपने कंपेयर करा एंड ऑल, दे ऑल कुड बी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एविडेंसेस, राइट। बस इतना सा काम है। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात है, जैसे हमने कल पूरा पैरा पढ़ा तो अंत में हम कंक्लूजन पर पहुंचे ना, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने। इसी तरीके से पूरे पैरा में इतना सा कंक्लूजन है कि ऑडिटर जब किसी आइटम के लिए कॉर्पोरेटिव एविडेंस लेता है तो वो आइटम पे एविडेंस जो मिले वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, ज्यादा एप्रोप्रिएट होते हैं एज कंपेयर टू दोज आइटम्स जिनके लिए आप सिंगल एविडेंस। दैट्स इट। इस पूरे पैराग्राफ का कितना सा सार है, ये मैं आपको हर पॉइंट के बाद जो ये समरी बताता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बार कल का शॉर्ट में रिकॉल ले लेते फटाफट से। हमने अब तक ऑडिट एविडेंस में मात्र इतना, अभी डे बाय डे पीछे का समरी छोटा होता जाएगा ना। अभी तक हमने ऑडिट एविडेंस में सिर्फ इतना सा पढ़ा कि आपको ऑडिट एविडेंसेस लेने, जो भी आइटम आप चेक कर रहे हैं, एविडेंस जो आप लेंगे वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट रेफर्स टू द क्वांटिटी, और क्वांटिटी ऑडिट एविडेंस की कितनी लेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट कितना है, मेनली। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें जैसे मैटेरियलिटी, आइटम की कितनी मैटेरियलिटी है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है, पॉपुलेशन का साइज क्या है। होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपको कम एविडेंसेस लेने हैं,
हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो आपको ज्यादा एविडेंस लेने हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में हमने कल डिस्कस करा। एप्रोप्रिएट एविडेंस हमारा मतलब है रेलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब इट शुड हैव अ लॉजिकल कनेक्शन विद द आइटम और असर्शन यू आर वेरीफाइंग, और रिलायबल मतलब वो आपको सेटिस्फाई करते हुए होना चाहिए। हम आपको लिस्ट नहीं बनवा सकते, इसलिए कुछ जनरल बातें आपको बताई थी, जैसे एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल एज कंपेयर टू इंटरनल एविडेंसेस। रिटन फॉर्म में एविडेंसेस है वो ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू द ओरल एविडेंसेस। जो एविडेंसेस ओरिजिनल फॉर्म में है वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू द डॉक्यूमेंट्स इन द फोटोकॉपी और फैसिमाइल कॉपीज एंड एक्सेट्रा। ये हमने कुछ चीजें डिस्कस करी। होपफुली यू रिमेंबर ऑल दिस, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं। आज हमने बस एक इतनी सी चीज पढ़ी कि आपको ऑर्बिट एविडेंसेस जो लेने हैं वो कॉर्पोरेटिव अगर आप ले रहे हैं तो वो, लेकिन मैं इस पूरे को सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि ये थ्योरेटिकली अच्छा लगता है। आप कहते हो कि कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस ज्यादा अच्छे होते हैं, हाँ ये तो हमने माना कि कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस, अभी किसी आइटम के लिए 2 एविडेंस लोगे 3 एविडेंस लोगे तो अच्छा तो होगा ही ना यार। लेकिन बात ये नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं, बात ये है कि हम क्या ले सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हर आइटम के लिए कॉर्पोरेटिव एविडेंस लो? तो आपने क्यों लिखा फिर? चलो मान लो अगर किसी आइटम के लिए कॉर्पोरेटिव है भी, फिर हम वहीं पहुंच गए। अगर मुझे पहला ही एविडेंस कंक्लूसिव मिल गया तो काय के लिए हम लोग स्मार्ट वर्क करने बैठे हैं या हम लोग लेंथी वर्क करने बैठे हैं? गधे साले बेवकूफ, समझते नहीं है, गलत गलत चीज पढ़ाते हैं बच्चों को। आप कॉर्पोरेटिव लो, अब कॉर्पोरेटिव लो, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे कॉर्पोरेटिव लो, कॉर्पोरेटिव लो, अरे आप ये बोलो कि कंक्लूसिव लो। नहीं मिले तो हमें आप कुछ मत बोलो, फिर क्या ना वो मरता क्या नहीं करता, आपको जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा ना। हो गया ना कॉर्पोरेटिव, बात खत्म। चलो खैर कोई बात नहीं, करते हैं गलती कभी कभी ये लोग। अब चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका। क्योंकि 3 ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसमें कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। ये बात आप रट लें। सर कल आपने वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वाला क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या होगा अभी अभी दे दिया। अब एक चीज ध्यान से सुन लो और ये रट लेना क्योंकि थोड़ी सी गलती है आपके मॉड्यूल के अंदर। ऑडिट प्रोसीजर तो 3 ही होते हैं हमारे पास, वो तो सेम ही रहेंगे और ये तो कभी नहीं बढ़ने वाले, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, ये मैं आज 5वीं बार समझा रहा हूं आपको, ये नहीं इसके बाद जो समझाऊंगा, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। तो ऑडिट करने के हमारे पास में 3 प्रोसीजर हैं। एक्चुअल में आप ये ऑडिट प्रोसीजर लगा ही क्यों रहे हो? इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। किस चीज के लिए एविडेंस मिलते हैं? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ये हम लोग क्या बना पाते हैं? कंक्लूजन। और इसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं? तो बेसिकली हम लोग ऑडिट प्रोसीजर क्या करने के लिए बनाते हैं? गलत जवाब। ऑडिट प्रोसीजर हम लोग ऑडिट एविडेंस लेने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर लगाने से ओपिनियन नहीं बनती है, आज मैं दूसरी बार बता रहा हूं आपको। ऑडिट प्रोसीजर लगाने से ओपिनियन नहीं बनता, ओपिनियन बनता है इससे, ये जो कंक्लूजन आपने बनाया ना, इस कंक्लूजन से ओपिनियन बनता है। ये कंक्लूजन किससे बनता है? सो ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड टू ऑब्टेन एविडेंसेस। ये आप गलती मत करो, बार बार आप बोलते हो ऑडिट एविडेंस हमने इसलिए लिया या ऑडिट प्रोसीजर में इसलिए कि ओपिनियन बनाना है। ओपिनियन नहीं बनाना, एविडेंस लेने हैं बेटे, एविडेंस क्या लेने हैं? सो वी अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन। अब यानी ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हमारे पास कितने प्रोसीजर हैं? 3 हैं। 3 ही होते हैं कुल मिलाकर, पहला रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। इन तीनों प्रोसीजर को जब हम लगाते हैं तो हर प्रोसीजर में हम कुछ ना कुछ चीज के लिए एविडेंस लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज के लिए आपको एविडेंस लेना पड़ेगा। जैसे इसमें कुछ गलत लिख दिया, किसी चीज के लिए एविडेंस लेते हैं, ठीक है? जैसे रिस्क असेसमेंट में हम लोग रिस्क जो असेस करा हमने उसके लिए एविडेंस लेते हैं। कंप्लायंस में हम लोग इंटरनल कंट्रोल के लिए एविडेंस लेते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए एविडेंस लेते हैं। आ रही बात समझ में? कोई डाउट नहीं? समझ में नहीं आ रहा?
अब ये जब आप लगाओगे ना ऑडिट प्रोसीजर, तो इस प्रोसीजर को लगाते समय हमारे पास एविडेंस लेने के लिए 7 तरीके हैं, 7 टेक्निक्स हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से प्रोसीजर में कौन सी टेक्निक लगती है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक का क्या काम है और उससे क्या एविडेंस मिलता है। राइट, आपको डिसाइड करना है कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर के लिए कौन सी टेक्निक लगानी है। क्लियर? पक्का? तीनों प्रोसीजर के बारे में पता है ना? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? अच्छी बात है, हाँ हाँ बोलना चाहिए जोर से, ये तो गधे हैं सबके सब। रिस्क का तीनों पता है या नहीं पता? yes, हाँ या ना? yes, आओ देखो, द ऑडिट प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरी बार बता रहे हैं ये गधे साले। Often in some combination in addition to the inquiry described below may be used as risk assessment procedure, test of control, substantive procedure depending on the context। ये पैरा मैं आपको 2 मिनट के लिए पढ़ने के लिए दे रहा हूं, आप मुझे पढ़ के बताएं कि क्या इस पैरा का मीनिंग आपको समझ में आया क्या। आपके पास 1 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। इसमें एक गलती है, बताना नहीं अभी, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। पांच सेकंड बाकी हैं खाली। बस, कितने लोगों को समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कीजिए। इतने लोगों को समझ में नहीं आया? आया नहीं, नहीं आया, नहीं आया, हद हो गई यार। ये सेम वही पॉइंट है जो 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था अभी, है जी? वही तो, ये गधों को समझाओ है। अरे मतलब यहां लो, अरे बेटा 2 मिनट पहले ही समझाया था, सेम ही तो है। सिर्फ दो, एक तो ये आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं समझ में आया, तो जिसको नहीं आया इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 ध्यान से नहीं पढ़ा। कंप्लायंस प्रोसीजर को ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। और ये भी बताया था टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में उसमें हम इंटरनल कंट्रोल टेस्ट, तो उसका नाम है टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कंप्लायंस को टेस्ट ऑफ। अभी नहीं बोला था आपको कि 3 प्रोसीजर है, इनको लगाकर एविडेंस लेने, इन तीनों के अंदर आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। यही तो बोल रहा है वो भी कि ऑडिट, द ऑडिट प्रोसीजर। अब गलती क्या थी बस, और ये बात भी मैं पहले बता चुका आपको, कल ही बताया था ये। The audit techniques like inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance or analytical procedure often in some combination, यानी आप 7 लगाओ, 6 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, आपकी इच्छा है। राइट, जो आपको लगानी है लगाओ टेक्निक, उसको लगा के इन एडिशन टू द इंक्वायरी, ऊपर इन्होंने कुल मिलाकर 5 लिखे हैं, सॉरी 6 लिखे हैं, होते हैं 7। देखो 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, फिर क्या बचा? इंक, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे कॉमन प्रोसीजर है। क्या बोल रहे हैं? इन एडिशन टू इंक्वायरी डिस्क्राइब लो मे बी यूज्ड एज, कहां कहां? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और अब आगे लिखा है डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर अप्लाइड। मैं आपको कैसे बताऊं अभी कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर में कौन सा टेक्निक फिट बैठेगा? ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। राइट, अभी समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो उनको क्लियर हो गया क्या? हाँ या ना? अभी हम लोगों को वो टेक्निक्स पढ़नी है, ठीक है ना? अभी तो खाना खाकर आए हो, कम से कम थोड़ा जोश ज्यादा रहना चाहिए। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नींद तो मैं सब खुला दूंगा तो चिंता ही मत करें।
द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी यूज्ड मे बी अफेक्टेड बाय, यहां पे जहां जहां प्रोसीजर वर्ड ये यूज कर रहे हैं वो टेक्निक है, क्योंकि प्रोसीजर तो तीनों लगेंगे। चलो एक सवाल आपसे पूछते हैं, क्या तीनों ऑडिट प्रोसीजर लगाना जरूरी है क्या? हाँ या ना? क्या तीनों ऑडिट प्रोसीजर लगाना जरूरी है? तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या ऑडिट प्रोसीजर तीनों लगाना जरूरी है क्या? क्या बोले? हम ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ऑडिट टेक्निक की नहीं कर रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस है, क्या ये तीनों लगाना जरूरी है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूं, हाँ या ना? नहीं तो कहां नहीं है फिर? कीप क्वाइट। अगल बगल वाले से बात मत करो, जो बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना। या तो जवाब मेरे को दो या तो चुप बैठो। हाँ, मुझे सिर्फ एक सर्कमस्टेंस बताओ कि सर इस केस में लगाना जरूरी नहीं है, इस केस में लगाना जरूरी है, दैट्स इट। यानी यू मीन टू से इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। गलत जवाब। एक मिनट रुको, पहले भैया देंगे। अरे नहीं यार, फिर तो रिस्क असेसमेंट तो लगाना पड़ेगा ना, कंप्लायंस लगाना पड़ेगा ना, उसको लगाए बिना इंटरनल कंट्रोल कैसे पता चलेगा? हाँ, गलत जवाब। वेरी गुड। यार कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। शुरू में 10 बार बता दिया, अगर सैंपलिंग नहीं करनी तो काय के लिए रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस लगाओगे? लगाओगे क्या? नहीं बताया था कि ये पहले? अरे 100% आप रिस्क असेसमेंट क्यों करते हो? क्योंकि आपको यह पता चले किस आइटम में रिस्क है, किसमें नहीं है। क्यों मालूम करना है आपको किस आइटम में रिस्क है? आपको यह क्यों मालूम करना है कि किस आइटम में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट में किसमें नहीं है? क्योंकि आपको वही आइटम सैंपल में, तब मेरे को सैंपलिंग करनी ही नहीं है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है? सब सारे ही चेक करने हैं, सारे ही चेक करने। तो अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग भी है तो क्या उखाड़ लिया आपने? मुझे बताओ एक बात। फिर ये बोला था ना, नहीं बताया था क्या? फिर इतनी बड़ी बात भूल गए, नालायक। चलो कोई नहीं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट कम, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले क्लास में दोबारा रिपीट करवाया था। सीए फाइनल के अंदर एक क्वेश्चन आया, सीए फाइनल में, जो कि अब तुम्हारे लिए रेलेवेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है फाइनल का, दैट whether auditor is bound to apply the all audit procedure in all the circumstances, question mark। 8 नंबर एक्सप्लेन। अब 8 नंबर में तो नहीं आएगा, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में आएगा, पर आपको बताना पड़ेगा। फिर कैसे बताना है? पहले तीनों का मीनिंग समझाओ। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, शॉर्ट में 2 लाइन 4 लाइन में क्या काम करता है, तभी तो अपना आंसर जस्टिफाई होगा। रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसीजर वेयर ऑडिटर असेसेस रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, राइट, and he finds out the item where the risk of misstatement is high, low or do not exist. Why we do this? We do this, or we do the risk assessment to find out like which item should be part of the sample. Hence, in case auditor do not want to do the sampling, risk assessment is not necessary. So you need to first explain what is risk assessment. फिर आपको समझाना है कि रिस्क असेसमेंट क्यों मेरी ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है या कब मेरी ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है। समझे आप? नहीं समझे? इसी तरीके से कंप्लायंस में, कंप्लायंस मींस टेस्ट ऑफ कंट्रोल वेयर वी इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू फाइंड आउट वेदर इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट और नॉट, एंड वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। पढ़ाया था ना पीछे। अभी अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है तो जिन जिन जगह ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है वहां वहां पर हम उस आइटम को चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर मुझे सारे चेक करने हैं तो फिर काय के लिए आपको सैंपलिंग करनी है? फिर तो सारी चेक करो ना, बात ही खत्म हो गई। फिर समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? चलो आ गया। सैंपल नहीं लेना तो अनुज भैया आपने बहुत सही सवाल जवाब दिया, एकदम करेक्ट। द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी यूज्ड मे बी अफेक्टेड बाय द सम fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form or at certain point in or the periods in time. For example, the source documents such as purchase order and invoices may exist only in electronic form when an entity uses electronic commerce, or may discard it after scanning when an entity uses image processing system to facilitate storage and references. मेरे को तो पता नहीं क्या जवाब दूं, बेवकूफी भरा लिखा हुआ है।
whether you are doing audit in electronic procedure or in manual record system, in both case evidences are available. The difference is only that in case of electronic system, the invoices or the documents are available in the soft copy. In the case of manual records, the documents are available in the hard copy. That's it. So it does not at all. इसकी जगह कोई बेहतर एग्जाम्पल देते, ऊपर जो लिखा नेचर एंड टाइमिंग, आपको कौन सा ऑडिट प्रोसेस लगाना है, आपको कौन सी ऑडिट टेक्निक लगानी है, आपको बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिट टेक्निक्स. इसको सही करो पहले तो आप, अब आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा. मुझे कौन सी टेक्निक लगानी है, इंक्वायरी करूं, ऑब्जर्वेशन करूं, इंस्पेक्शन करूं या कौन सा करूं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एंटिटी की सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस एंटिटी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसा अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, यदि उस एंटिटी के अंदर मैनुअल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो हम लोग इंस्पेक्शन वाली टेक्निक लगाते हैं. इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, राइट. और अगर उस एंटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक लगाएंगे. आ रही बात समझ में? तो आपको उन सातों में से कौन सी टेक्निक लगानी है, इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ the nature of the records available, the way in which records are available, right, or the other circumstances. Certain electronic information may not be retrievable after a specified period of the time, not possible at all, especially in case of company. As per Companies Act section number 128 subsection 3, the company has to maintain records at least for a period of 8 years. हर कंपनी को 8 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, वेदर इट इज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और इन द फिजिकल फॉर्मेट. ये नहीं होता है, ये बच्चों वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं कि आपके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या नहीं. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिकॉर्ड्स कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाते हैं. आई नेवर सॉ सच एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन माई लाइफ. In the 17 years of my career, I never found any of the entity whose records have been destroyed simply automatically by the system because system has expired. No, ऐसा कभी नहीं होता है, right? So all entities used to maintain the all records in detail. That doesn't matter at all. हमें बहुत ज्यादा ध्यान इसके ऊपर नहीं देना है. कोई इसके ऊपर ना तो केस स्टडी बनेगा, ना कोई प्रैक्टिकल, ना कोई केस स्टडी, ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा. तो आप स्ट्रेट अवे छोड़ सकते हैं, कुछ काम का नहीं है. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना बेटे. हमारे पास में 7 टेक्निक्स हैं: इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी. नीचे सातों के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें दी गई हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं. हम वहां नहीं जा रहे, हम आपको पहले अपने हिसाब से समझा रहे हैं. और सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्वायरी की. ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि रिस्क असेसमेंट में कौन कौन सी टेक्निक लगेंगी, कंप्लायंस में कौन कौन सी लग सकती हैं और सब्सटेंटिव में कौन कौन सी लग सकती हैं. ये मैं आपसे पूछूंगा. या मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि इंस्पेक्शन इन तीनों में से किस में फिट बैठेगा, इसमें, 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 या इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, या इसमें, एंड सो ऑन. राइट, सो लिसन दिस केयरफुली. सबसे पहले बात करेंगे इंक्वायरी की. ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है एविडेंस लेने का. सिंपलेस्ट मेथड मतलब इंक्वायरी का मतलब होता है जो लोग एंटिटी के अंदर हैं, राइट, या जो एंटिटी के बाहर हैं. जैसे जैसे एम्प्लॉइज बाहर होते होंगे एंटिटी के. बाहर, बाहर वाला बताओ, अंदर वाले एग्जाम्पल मत बताओ. अंदर वाले तो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं. ऑल्दो हम लोग उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी करते हैं, पर हाँ, नो डाउट इंक्वायरी इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, बट नहीं करना चाहिए, लिखने में ये आता है. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंक्वायरी कभी भी बाहर वालों से नहीं होती है. लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेकिन नहीं होती. अरे एक्सटर्नल करना था तो ये क्या गन्ना चूसने के लिए दिया है क्या? फिर जब बाहर वालों से इंक्वायरी करनी थी तो फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों दिया भाई? फिर उसका लॉजिक क्या रह गया? फिर इंक्वायरी करके पूछ लेता ना. तो बाहर वालों से इंक्वायरी नहीं होती है, लिखते ऐसे हैं, कोई बात नहीं, हो जाती कभी कभी गलती. तो इंक्वायरी मतलब द पर्सन्स हु आर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सो उन लोगों से हम लोग बात करके, पूछ के जब कोई जानकारी लेते हैं उसे बोला जाता है इंक्वायरी करना. राइट, बाय इंक्वायरी यू मे ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन. राइट, और किसी भी ऑडिट की शुरुआत सबसे पहले इंक्वायरी से ही होती है. किसी भी ऑडिट की शुरुआत सबसे पहले इंक्वायरी से ही होती है. बाय इंक्वायरी वी यूज्ड टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी. लेकिन प्रॉब्लम है, एविडेंस नहीं होता. एविडेंस नहीं होता
क्योंकि इंक्वायरी है। सामने वाला कब फैल जाए भाई साहब पता नहीं, और अगर वो फैल गया तो फिर आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा, जज साहब तो छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या करें, फिर हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा अच्छा सा शानदार सा बच्चों वाला उपाय दिया। आओ बेबी, इसको हम बोलते हैं बेबी, जो ना बेबी है, ये उपायों का जितने भी उपाय है ना, ये उनका बेबी सोल्यूशन है। एक होता है पापा जी सोल्यूशन, एक होता है मम्मी सोल्यूशन, एक होता है बेबी सोल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट द बेबी सोल्यूशन, जिसको कोई यूज नहीं करता। ये कहता है कि जब आप किसी से इंक्वायरी करें, जैसे मान लीजिए मैंने इनसे इंक्वायरी करी, क्या नाम है आपका, रिया से मैंने इंक्वायरी करी, रिया जी आप लिख के दे दो इसको, प्लीज ऐसे लिख के दे दो और नीचे साइन कर दो। बोले पागल, लिखे तो बिल्कुल ही यार। मैं इससे पूछा तुम्हारी एंटिटी का नाम क्या है, बोलते रिया प्राइवेट में, लिख के दे दो सर, लिख के दे दो। बोले मेरी कंपनी का नाम रिया प्राइवेट लिमिटेड है जी। मैंने पूछा हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग, ये बोल रही सर 200, लिख के दे दो। थोड़े दिनों थप्पड़ मार के भगा देगी आपको, ये लिख के दे दो। पागल हो क्या, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लिख के मांगता है क्या, ऐसे कोई देता है क्या लिख के? फिर इंक्वायरी करी काय के लिए थी आपने? सीधा ऑब्जर्वेशन कर लेते, इंस्पेक्शन कर लेते, कितने सारे और तरीके थे। इंक्वायरी का मतलब यही है कि जो आप लिख के नहीं, और ये क्यों साइन करके देगी? इंक्वायरी पे कोई साइन करके नहीं देता, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हर चीज पे साइन करके देने से इससे ये क्या बोलेगी, बोले सर एक काम करो, आप एंटिटी के अंदर जाओ, वहां जाकर एम्प्लॉय बैठे, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वहां से ले लो, मेरे को तो छोड़ो, मैं जा रही हूँ, काम करना है, आपकी तरह वेली तो हूं नहीं मैं, आपको तो कुछ काम है नहीं, आपको तो करनी है ऑडिट, मेरे को इंटर पास करना है, तो मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, अभी इंक्वायरी इज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, अगर आप लीगली पे जा रहे हो तो। ठीक है ना, अगर आप लीगली पे जा रहे हो तो। इट्स अ वर्स्ट मेथड अगर आप लोग उसे लीगल एस्पेक्ट से देख रहे हो तो। लेकिन अब दूसरी बड़ी बात सुनो, अरे अच्छा, दूसरी बात क्या, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लोग अपनी ऑडिट में 70% इंफॉर्मेशन इंक्वायरी से ही लेते हैं, ये भी फैक्ट है। मेथड भी वर्स्ट है, लीगल एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ऑडिट का 70% 60% इंफॉर्मेशन इंक्वायरी से ही आता है। क्योंकि बोला ना भी, इंक्वायरी इज द सिंपलेस्ट मेथड, यू कांट सिंपली आस्क टू एन एंटिटी to allow you to make the inspection, observation or recalculation and all. Like आप समझो ना, किसी एंटिटी में आप जाते हो, you just accepted the audit and you started making the inspection of documents, records, बोले ये निकाल, ये निकाल, ये रिकॉर्ड निकाल, ये निकाल, ये निकाल, तू हट, वो रिकॉर्ड आने दे, ये अरे यार, you can't do that. It need a lot of time. So we begin our audit as per inquiry. हाँ, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, so inquiry आप कौन से वाले में लगाना पसंद करेंगे? आप रिस्क असेसमेंट, और मजाक में इमोजी नहीं भेजा पा रहा, पर वो जो बोले उसे रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो किस में लगाओगे आप? अरे आप तीनों में लगा सकते हो भाई, इंक्वायरी कहीं भी करो, इंक्वायरी का ये तो फायदा, कहीं भी कर लो, एविडेंस तो बन ही नहीं रहा। और आपको कोई क्यों रिकॉर्ड, बताओ सब्सटेंटिव में क्यों नहीं लगा सकते? बताओ, आज आप कोई आइटम चेक कर रहे हो, मान लो, ठीक है, परचेज चेक कर रहे हो, तो आप नहीं पूछ सकते एंटिटी से डिस्काउंट का पॉलिसी बताओ,
भाई एविडेंस नहीं बन रहा, पूछ तो सकता ही हूं. सो इंक्वायरी कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ, राइट. क्या बोले? अरे इंक्वायरी तो कर ही सकता हूं, पूछ तो सकता ही हूं. क्या बोले? हाँ तो लो ना, किसने मना करा है? तो मैंने कब मना करा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बिल्कुल. हाँ पंखा बंद कर बेटा. हाँ डॉक्यूमेंटेशन होगा ही नहीं. कहा तो सही, अभी लीगल एविडेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, हाथ डाले. पीछे वाला पंखा बंद कर, पीछे वाला है बेटा. हाँ इसको भी यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे. 6 मेथड है, खाली थोड़ी छोड़ेंगे. डॉक्यूमेंटेशन इनमें होगा, इंक्वायरी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा. अब नहीं होगा क्या करें बताओ. आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुन के, बोले यार ये क्या बेवकूफी है यार, डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं सकते फिर भी बोल रहे 70% इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर ऑडिट करेंगे कैसे? ऐसे ही करते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. आपको सुन के अभी इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि अभी पढ़ रहे हो आप, थ्योरेटिकली नहीं है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एक सुनो एग्जांपल है ना, आप सुनना ध्यान से. हम लोग जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर आते हैं, मैंने एक लाइन पढ़ाई थी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, कि हम लोग जो एविडेंसेस लेते हैं उस एविडेंसेस में कभी कभी हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो एविडेंस लीगल है या नहीं. उसके लिए मुझे लगाना पड़ता है अपना प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है ना. अब यहां जब आप नए नए आर्टिकल बन के जाओगे ना, फॉर एग्जांपल किसी एंटिटी के अंदर लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, मैं कुछ फिगर्स ले रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकल लगे तो मेरे को बोलना सर हाइपोथेटिकल है. एक एंटिटी में दिन में 2 ट्रक माल उतरता है और 2 ट्रक माल चढ़ता है, राइट. बताया था ना पीछे. आप साइन करा लेते ना. अभी आप वो जो पेपर है, पतला सा पेपर है जिसके ऊपर आपने साइन करा लिया, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं. दिन में 2 बार ट्रक लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है. एक बार माल लोड करने में 4 लेबर लगती है, क्वाइट नॉर्मल. 2 लोग माल पकड़ रहे हैं, 2 लोग रख रहे हैं, एक लेबर एक बार 100 रुपए ले रही है. दिन में 4 बार लोडिंग अनलोडिंग, मल्टीप्लाई बाय 4 लेबर, तो 16 इंटू 100 रुपए, 1600 रुपए, 1600 मल्टीप्लाई बाय 300 दिन, कितना आएगा? आई थिंक 4,80,000 आएगा, लाइक है ना, 4,80,000 आएगा ना. अब ये 4,80,000 में लेबर से आप, बड़ा अमाउंट है ना, पीएनएल में आ रहा है ना. अब पीएनएल में 4,80,000 आ गया लेबर पेमेंट या लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस. लेबर से क्या एविडेंस लो गया? उससे बोलो साले बिल बुक लाइयो कल और जीएसटी नंबर वाली लाइयो, ध्यान रखना. और फिर वो बोला सर टीडीएस भी काट लेना, आप काट लेना आप. अब आप ऑडिटर के तौर पे गए, आप पहले दिन जाओगे ना, एविडेंस चाहिए, एविडेंस. बोल रहे सर इसका एविडेंस ला. दिलीप गुप्ता ने कहा था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए. बोलेगा सर दिलीप गुप्ता से ले ले. अब आप उस आइटम को नहीं चेक करोगे क्या? क्या डॉक्यूमेंटेशन करूं बताओ मेरे को. आप कुछ नहीं कर सकते. आप ये थ्योरेटिकली यहां पढ़ने में अच्छा लगता है, वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए. कॉर्पोरेटिव ले लो, कॉर्पोरेटिव. अरे यहां एविडेंस नहीं मिल रहा तो कॉर्पोरेटिव ले लो. कहां से ले लूं कॉर्पोरेटिव भाई, कहां से ले लूं? कुछ नहीं कर सकते आप. आपको वो एविडेंस मानना पड़ेगा. और ये तो फिर भी बहुत छोटा सा एक्सपेंडिचर है. जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग, उसके मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स कैश में होते हैं. जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो सेल्समैन होते हैं. अब सेल्समैन ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतरकर वो डीलर के पास गया, 80 रुपए का जो उसने ऑटो का बिल दिया. अभी वो ऑटो वाले से बिल लेके, ये इंडिया है, यूएसए थोड़ी ना है, जो ऑटो वाला घूमेगा, खट दबाएगा, सर योर बिल प्लीज, और आप कह रहे यस आई एम मेकिंग द पेमेंट, और आपने बिल संभाल के रख लिया. ऑटो वाला उसी ऑटो में लटका देगा उल्टा आपको. अभी वो दिन भर में 5 दिन का टूर है उसका, 5 दिन के टूर में उन्होंने 15 बार ट्रेवल करा, तो क्या 1500 रुपए खर्च करने का बिल लेकर आएगा क्या? एक ट्रेवल के अंदर, वो एक टूर के अंदर वो 5,000 रुपए खर्च कर आ गया. उसमें से उसके खाने पीने का बिल भी होता है. कितने बिल होते हैं? कुछ एक गिफ्ट, कैश गिफ्ट भी देने पड़ते हैं उसको, जो आपका डीलर है. अभी उसने पूरे महीने के अंदर 50,000 रुपए खर्चा कर दिया. और ऐसे आपके 10 सेल्स मैंने 5 लाख रुपए महीना मल्टीप्लाई बाय 12, 60 लाख रुपए खर्च करो, आप बिल मांग रहे हो आप. और आप करो बड़ा अमाउंट है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लूंगा क्या? इंक्वायरी नहीं करूं मैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करूं. अरे क्या करूं मतलब? अब आप बोलो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, आप बोलो नहीं हो सकता बेटा, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं. अच्छा इंक्वायरी को इग्नोर नहीं कर सकते क्या? आप सोचोगे यार इंक्वायरी को इग्नोर ही कर दो, फिर इंक्वायरी वाली टेक्निक लगाई क्यों रहे हो? आप नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एंटिटी कैन बी ऑब्टेन इंक्वायरी. फॉर एग्जाम्पल, इनकी एंटिटी के अंदर, इनकी एंटिटी के बिजनेस का नेचर क्या है, बताओ कहां लिखा होता है? फिर मुझे पूछना पड़ेगा ना. अब ये मेरे को नहीं लिख के दे रही, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करके नहीं दे रही, नहीं देगी ये. अब मैं क्या करूं? नहीं पूछूं क्या? नहीं पूछूंगा तो चेक कैसे करूंगा? रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप. अब आपको नहीं पता नेचर ऑफ बिजनेस और ये लिख के देने को तैयार नहीं और कहीं और लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना.
तो हम लोग क्या लिख लेते हैं पेपर में, उसकी ऑथेंटिसिटी भले ही ना हो, हम लिख लेते हैं अपनी फाइल के अंदर दैट वी आस्क्ड दीज क्वेश्चंस टू द एंटिटीज ओनर एंड द एंटिटीज ओनर वाज हैज गिवन दीज रिप्लाई। ये सिर्फ इस बात का एविडेंस है, मैंने तो ऑडिट की थी, लेकिन अब इसका माना कोर्ट नहीं मानेगा, लेकिन मैं तो रखूं अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में, आप लिख के तो रखो डॉक्यूमेंटेशन में, पेज पे लिख के, बस इतना ही डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब आता है, ये खा गए मेरे को आज। इसके बाद में आता है इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन। हम पढ़ेंगे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब एग्जामिनिंग एनी डॉक्यूमेंट और एनी एसेट, एग्जामिनिंग एनी डॉक्यूमेंट और एनी एसेट और रिकॉर्ड। लेकिन ये ध्यान रखें, इंस्पेक्शन करने के लिए जनरली आपके साथ कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट होना, मतलब कोई भी चीज जिसकी हम बात करें वो फिजिकली एग्जिस्ट होना जरूरी है, आप उसी का तो इंस्पेक्शन करोगे। तो कोई रिकॉर्ड का आपने इंस्पेक्शन करा, कोई डॉक्यूमेंट का आपने इंस्पेक्शन करा, कोई एसेट का आपने इंस्पेक्शन करा, किसी चीज को रिकॉर्ड को चेक करा, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। आ रही बात समझ में? उसके बाद में है ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस। बेटा ध्यान से सुनना इन दोनों को, और ये दोनों हमें एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे, ये दोनों आपको एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो आप। एक मिनट जरा, ये कोड आया, एक मिनट में ये डिलीवर कर दूं यार, खा जाएगा नहीं तो मेरे को। चलो, दो चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। अगले 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल सब चीजें साइलेंट मोड पे चले जाओ, सब चीजों को साइड में कर दें। 1 अप्रैल को एंटिटी अपने यहां पर स्टॉक का कैलकुलेशन करता है, राइट? क्योंकि आपको स्टॉक का वैल्यू दिखाना है, तो एंटिटी को स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एंटिटी गोडाउन में जाता है कोई बंदा, और वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके आता है। अब मुझे ऑडिट चालू करनी है 15 अप्रैल से। अब मैं 15 अप्रैल को अगर स्टॉक 31 मार्च को तो चेक कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 अप्रैल के स्टॉक वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर वो 1 से 14 अप्रैल तक परचेस करा, उसको लेस करो, सेल्स करा, उसको ऐड करो। ये करोगे आप? अरे हाँ या ना? अब मैं चाहता हूं कि यार अपन एक्चुअल करें, रियल करें अपन, मतलब अपन ये एडलेस का झंझट ही ना रखें। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 अप्रैल को वहां पहुंच जाना है। 1 अप्रैल को ये और इनके यहां से जो भी स्टाफ का बंदा है जो कि स्टॉक का वेरिफिकेशन करेगा वो आ गए। मैं अपना डायरी पेन लेके खड़ा हो गया, तुम करो अपना काम, करते रहो फिजिकल वेरिफिकेशन। मैं इनको देख रहा हूं कि ये स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना। यानी जो ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी, जो प्रोसीजर एंटिटी ने परफॉर्म कर लिया या करने वाली है उसको ऑब्जर्व करना इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। क्लियर? जो प्रोसीजर एंटिटी ने परफॉर्म कर लिया या करने वाली है उसको ऑब्जर्व करना इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। आ रहा है समझ में? अब मैंने अपने डायरी पेन में लिखता जा रहा हूं कि इन्होंने कितना कितना कैलकुलेशन करा। एंड में जो इन्होंने शीट बनाई, इन्होंने भी तो बनाई होगी, उसकी एक फोटोकॉपी आप मेरे को दे दो साइन करके। ये आपको साइन करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन करा है, मैंने तो करा नहीं। आपने करा, साइन करके तो दोगे। वो मेरे लिए अपने आप में डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अब आपको लग रहा होगा वो तो एंटिटी ने क्रिएट करा। एंटिटी ने क्रिएट नहीं करा, मैंने एंटिटी के क्रिएट हुए डॉक्यूमेंट को पर्सनली ऑब्जर्व करा, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। क्लियर? और सुन लो इसका एग्जांपल, और सुन लो। आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को चेक करा, इंटरनल कंट्रोल एंटिटी ने परफॉर्म करा, उस इंटरनल कंट्रोल को मैंने ऑब्जर्व करा, राइट? अब जो आपने, क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल को जो आपने ऑब्जर्व करा एंटिटी के, वो इंटरनल कंट्रोल को ऑब्जर्व करना भी क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। आ रही बात समझ में? ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब चलते रीपरफॉर्मेंस। मैं 1 अप्रैल को नहीं पहुंच पाया, अब यानी मुझे 15 तारीख को दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार मैंने इनको बोला, मैडम एक बार आप प्लीज स्टॉक, बोले हम नहीं जा रहे। अरे ये क्यों जाएंगे यार, इन लोगों तो कहा, बोले सर आप चले जाओ और आप खुद ही चेक कर लो स्टॉक को। अभी आपको जो काम इन्होंने किया था ना, वो काम अब मुझे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रीपरफॉर्म करना। यानी जो प्रोसीजर एंटिटी ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी उसको दोबारा परफॉर्म करना कहलाया जाता है रीपरफॉर्मेंस। इसी तरीके से इन्होंने इंटरनल कंट्रोल लगाया। एक तो मेरे पास तरीका था मैं ऑब्जर्व कर लूं, एक तरीका है कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको दोबारा रीपरफॉर्म कर रहा हूं। यानी इंटरनल कंट्रोल इन्होंने लगा दिया, मैं खुद उसको रीपरफॉर्म करके देखूंगा उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले, कोई बात नहीं दोबारा देता हूं। बैंक में होता है फिनेकल सॉफ्टवेयर,
बैंक में फिनाकल चलता है। हम लोग जब बैंक में ऑडिट करने जाते हैं तो हम लोग पहला काम मालूम है क्या करते हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स में एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं। बैंक के रिकॉर्ड्स में एक डमी अकाउंट, वो डमी अकाउंट का फायदा क्या होता है मालूम है, जिस दिन आपने जैसे आपने लॉगआउट किया ना शाम को, तो जो भी आपने काम करा है वो सारा उसमें से डिलीट हो जाए। अब हमने उसमें क्या करा, डमी अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन हमने डाले, तो हम लोग क्या ना इंटरेस्ट की एंट्री चेक करते हैं। इंटरेस्ट होता है ना, अभी बैंक का इंटरेस्ट का एंट्री बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट खोला मैंने, उसमें हमने कुछ डिपॉजिट्स विड्रॉल ऐसे दिखाया, डिपॉजिट विड्रॉल। अब सिस्टम को बोलते हैं कैलकुलेट कर इंटरेस्ट, और हम भी अलग से कैलकुलेट करते हैं। डू यू नो हाउ बैंक गिव्स यू द इंटरेस्ट? डू यू नो हाउ बैंक गिव्स यू द इंटरेस्ट? पता है? अरे बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है पता है क्या? जैसे 1 अप्रैल को आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस है 10 लाख रुपए, ठीक है, और आपने 7 अप्रैल को 2 लाख निकाले, तो 1 से 6 अप्रैल तक ब्याज मिलेगा 10 लाख पे, 10 अप्रैल से मिलेगा, फिर आपने 3 लाख जमा करा दिए, फिर उस पे 11 लाख पे मिलेगा। कब तक? जब तक आप उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो। ऐसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते हैं, मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया, फिर सिस्टम को बोलते हैं कैलकुलेट कर, दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट सही है, यानी सिस्टम में आपको चेक, ये बैंक का इंटरनल कंट्रोल आपने खुद ने चेक करा, ये आपने खुद ने चेक करा, इसको बोलते हैं रीपरफॉर्म करना, राइट। सो आपको डिसाइड करना है कि किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए आपको उस सिस्टम को ऑब्जर्व करना है या रीपरफॉर्म करना है, राइट। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों की कोई डाउट हो तो बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों की कोई डाउट हो तो बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट